नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल पर 12th क्लास के लिए जीव विज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे। तो उससे पहले जीव विज्ञान के बारे में जानकारी करते हैं हम। इसमें देखो, ये टॉपिक है मुख्य रूप से 12वीं क्लास के जीव विज्ञान के स्टूडेंट के लिए है, परंतु ये जनरल साइंस या अन्य जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी, इसमें 12वीं क्लास में कुल अध्याय है वो 42 है। जीव विज्ञान के अंदर जैसे जीव विज्ञान की बुक है वो 372 पेज की बुक है, जिसमें से 42 अध्याय है और उन सभी अध्यायों को 10 इकाइयों में बांटा गया है। इन 10 इकाइयों में हम हमेशा क्रम से प्रत्येक पहले अध्याय से लेके 42 अध्याय तक हमेशा हम अध्ययन करेंगे, जिससे आप लोगों को घर बैठे ये लाभ प्राप्त होगा। हम सबसे पहले पहली इकाई स्टार्ट करते हैं। आवर्तबीजी पादपों में जनन। पहली इकाई का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। इस इकाई के अंदर कुल अध्याय है वो कितने हैं? 4 है। और अंक भाग जैसे वार्षिक परीक्षा होती है उसके अंदर जीव विज्ञान में थ्योरी का पेपर 56 नंबर का आता है, उसी प्रकार 14 नंबर सत्रांक होते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल, कुल मिला के ये 100 नंबर होते हैं। तो जो 56 नंबर थ्योरी का आता है उसमें से 56 में से जो पहला अध्याय है इसके अंदर या पहली इकाई है उसके अंदर 4 अंकों का विभाजन किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पहली इकाई में प्रत्येक पाठ में से 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले अपना अध्याय नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन, कायिक, अलैंगिक, वैलैंगिक। देखो, इसके अंदर इस अध्याय में हम सबसे पहले आवर्तबीजी पादपों के बारे में पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी पादप होता क्या है। उसके पश्चात उनमें जनन होता क्या है और जनन लैंगिक, अलैंगिक और कायिक रूप से किस प्रकार से पादप है वो जनन करते हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से इसमें अध्ययन करेंगे। परंतु सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आवर्तबीजी होता क्या है। मतलब जैसे पृथ्वी पर विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनमें से जो आवर्तबीजी है ये शब्द है वो कैसे बना, इसकी खोज किस प्रकार से हुई, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आवर्तबीजी के बारे में। आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म, जैसे पहले आवर्तबीजी होता क्या है उसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं कि आवर्तबीजी किसे कहते हैं। तो हम अपनी सामान्य भाषा में यदि हम कहें कि ऐसे पादप जिनके बीज फल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी पादप बोलते हैं। मतलब बीज है वो फल के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी पादप या एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और इसकी अनेक परिभाषाएं भी हम कह सकते हैं कि जैसे ऐसे पादप जिनके फल है वो आवृत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी पादप बोलते हैं। या फिर ऐसे पादप जिसमें द्विगुणित अर्थात 2n व अगुणित n दोनों पीढ़ियां एकांतर क्रम में चलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी पादप बोलते हैं। अब देखो, इसके अंदर हम ये अध्ययन करेंगे कि जैसे आवर्तबीजी कहां से प्राप्त हुआ, ये किसके अंदर सम्मिलित होता है, इसके लिए हम
पहले अध्ययन करते हैं कि सन 1969 के अंदर एक वैज्ञानिक था आर.एच. वेक्टर। देखो, सन 1969 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था आर.एच. वेक्टर, जिसने क्या किया, एक अध्ययन किया जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं को, विभिन्न वनस्पतियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। अब वर्गों में विभाजित क्यों किया, या हम यह कह सकते हैं कि वर्गीकरण क्यों किया। तो इससे पहले देखो, वर्गीकरण होता क्या है, पहले हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। तो वर्गीकरण क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं या वनस्पतियां पाई जाती है, उनको अलग अलग वर्गों में या अलग अलग भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि वर्गीकरण है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई वर्गीकरण क्यों किया गया। तो वर्गीकरण इसलिए किया गया क्योंकि जैसे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है या वनस्पतियां हैं, उन सब के बारे में अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया। हम ये कह सकते हैं कि यदि बिना वर्गीकरण के जितने भी जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, यदि उनका हम अध्ययन करें तो अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। इसलिए क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण करने के पश्चात उसको अलग अलग भागों में, जितने भी सजीव है, वनस्पतियां, जीव जंतु, उनको सबको अलग अलग भागों में रखा, वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले जैसे द्विनाम पद्धति दी गई, उसके पश्चात त्रिनाम पद्धति दी गई, और उसके पश्चात चतुर्थ नाम दी गई, और अंत में पंच जगत वर्गीकरण किया गया। पंच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया गया। तो प्रश्न यही बनता है, कई कंपटीशन एग्जाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये प्रश्न पूछा भी जाता है, या बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर भी ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो सन 1969 में आर.एच. वेक्टर ने क्या दिया, पंच जगत वर्गीकरण दिया। अब पंच जगत वर्गीकरण होता क्या है कि इस वर्गीकरण के अंतर्गत जितने भी जीव हैं सृष्टि पर, जीव जंतु है, वनस्पतियां हैं, उनको 5 भागों में बांटा। तो हम ये पढ़ेंगे कि पंच जगत जो वर्गीकरण किया गया उसको 5 भागों में किस प्रकार से बांटा गया। पंच जगत, ये याद रखना है कि पंच जगत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया, आर.एच. वेक्टर ने कब दिया, सन 1969 में। अब पंच जगत है, उसके अंदर कौन कौन से जगत है उनको सम्मिलित किया गया है। तो देखो, सबसे पहले मोनेरा, दो नंबर प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। देखो, ये 5 जगत कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना है अपने को। मोनेरा सबसे पहले, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अपने आज जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है आवर्तबीजी पादप। तो आवर्तबीजी पादप है वो आवर्तबीजी पादप इनमें से किन के अंदर से निकलकर बाहर आया है, ये हमें पढ़ना है। तो जैसे बाकी है उनके बारे में हम आगे अध्ययन करते रहेंगे, या जो आगे अपने टॉपिक आएंगे उसके अंदर, बाकी के अंदर अध्ययन करते रहेंगे। आज अपना मेन टॉपिक है वो आवर्तबीजी पादप है। फिर भी इन सभी के बारे में सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनेरा, कि मोनेरा होता है उसके अंदर किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो अपने को ये याद रखना है कि मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक जीव है उनको सम्मिलित किया गया है, जिसमें बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। देखो, मोनेरा है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक
बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल है उनको सम्मिलित किया गया है। अब ये बनता है कि प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिक ये होता क्या है, तो प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं बन पाता है या झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। यदि हम उसको देखें तो हमें स्पष्ट रूप से वो नहीं दिखाई देता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, इनको तो किसके अंदर सम्मिलित किया गया, मोनेरा जो जगत था उसके अंदर सम्मिलित किया गया। उसके पश्चात 2 नंबर था जो कौन सा था, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किसके अंदर सम्मिलित किया गया, प्रोटिस्टा के अंदर। अब देखो एक कोशिकीय किसे कहते हैं या बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, जैसे जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है वो एक कोशिकीय होते हैं, और जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं जैसे 2 या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसको हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। एक प्रोटिस्टा जगत की जो मुख्य विशेषता होती है, जैसे मोनेरा जगत है उसकी विशेषता, मुख्य विशेषता ये होती है कि निम्न श्रेणी या प्रथम श्रेणी जैसे जीव का निर्माण होता है तो उसमें प्रथम श्रेणी के जीव होते हैं, उसको किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, मोनेरा के अंदर सम्मिलित किया जाता है। प्रोटिस्टा है उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रमुख सबसे विशेषता यह है कि जंतु व पादप जगत के बीच की योजक कड़ी किसको बोला जाता है, प्रोटिस्टा को। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जंतु जगत और पादप जगत है उनकी योजक कड़ी मतलब दोनों को जोड़ने वाली कड़ी को कौन से जगत को बोला जाता है, तो प्रोटिस्टा को बोला जाता है। तो ये हो गया अपने प्रोटिस्टा। इसके पश्चात अपने 3 नंबर है कवक। देखो कवक क्या होता है, एक ऐसा जीव जो क्या होता है, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी। कवक है, सहजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। और यदि हम अपनी सरल भाषा में इसको बोले कि कवक है, दिखने में कैसे होते हैं, तो जैसे जो हम रोटी बनाते हैं यदि उसको कुछ समय के लिए जैसे 1-2 दिन के लिए बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर एक फफूंद जैसी संरचना बन जाती है। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। होते क्या है, सहजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। तो सहजीवी किसे बोलते हैं कि जो साथ में रहकर जीवन यापन करते हैं, जैसे नाम से इनकी परिभाषा ही बनती है कि सहजीवी जो साथ में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, परजीवी जो दूसरों के ऊपर या दूसरों के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, और मृतोपजीवी जो मरे हुए जीव जंतु है उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं। अब अगला अपना जगत कौन सा है, प्लांटी जगत। प्लांटी जगत जिसके पादप या वनस्पति जैसे दूसरा नाम है इनके, इसको हम प्लांटी जगत भी बोल सकते हैं, पादप जगत भी बोल सकते हैं और वनस्पति जगत भी बोल सकते हैं। इसके अंदर किन जीवों को सम्मिलित किया गया है, तो इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनको किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, प्लांटी के अंदर सम्मिलित किया गया है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं, तो हरे पादप है वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए हरे पादपों को किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, प्लांटी के अंदर सम्मिलित किया गया है। उसके पश्चात अंतिम जो 5वां जगत है वो कौन सा होता है, एनिमेलिया, जिसको हम जंतु जगत भी बोलते हैं। और इसके अंदर किसको सम्मिलित किया गया है, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक। बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव है जितने भी, उनको किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, एनिमेलिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये अपना क्या हो गया कि 5 जगत कौन कौन से लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अपने को याद क्या रखना है कि मोनेरा में किसको सम्मिलित किया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल है उसको किसके अंदर हम सम्मिलित करते हैं, मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा में किसको सम्मिलित किया जाता है, एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक जीव है उनको किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा है उसको क्या कहा जाता है, जंतु और पादप जगत की योजक कड़ी भी माना जाता है। कवक
जो किस प्रकार के होते हैं, सहजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और मर्दोपजीवी होते हैं। इसी प्रकार प्लांटी, जिसका दूसरा नाम होता है पादप जगत भी होता है, या इसको हम वनस्पति जगत भी बोल सकते हैं। और ये होते क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसको किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, प्लांटी के अंदर सम्मिलित किया गया है। और अंतिम है एनीमिलिया, जो इसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। अब देखो अपने जो टॉपिक चल रहा था आवर्तबीजी, वो आवर्तबीजी इन 5 में से किस में से निकलकर आवर्तबीजी का निर्माण हुआ, तो इन 5 थे, इनमें से देखो प्लांटी में से आवर्तबीजी निकले। किस प्रकार से निकले कि जैसे 5 जगत वर्गीकरण किया गया तो ये 5 जगत बन गए। इसी प्रकार प्लांटी थे, जितने भी पादप थे या वनस्पतियां थी उनका भी क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो प्लांटी का वर्गीकरण किया गया तो सबसे पहले हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी, अनावर्त बीजी। देखो प्लांटी है, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, 5 भागों में। कौन कौन से थे, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी। अब जिसमें आवर्तबीजी पादप है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, और अनावर्तबीजी पादप है उसको हम क्या बोलते हैं, जिम्नियोस्पर्म। सीधी भाषा में यदि इसके अंदर हम ये कहें कि जिस पादप के फल के अंदर बीज पाए जाते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं, आवर्तबीजी पादप बोलते हैं, और जिस पादप के फल के अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्तबीजी पादप कहते हैं। तो हम किसकी खोज कर रहे थे, आवर्तबीजी पादप की, और ये क्या प्राप्त हो गया हमें, आवर्तबीजी पादप। कहां से प्राप्त हुआ कि जैसे आरएच वेक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण किया, जिसके अंदर चौथा जगत था प्लांटी, उस चौथे जगत का वापस वर्गीकरण किया गया तो कितने भागों में बांटा गया, 5, और जिसके अंदर हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी। तो इसके अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ, आवर्तबीजी प्राप्त हुआ। अब देखो हम अध्ययन करेंगे कि आवर्तबीजी किस प्रकार से जनन करते हैं, उसके अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, और कायिक जनन किस प्रकार से होता है। आवृतबीजी पादप, अभी जैसे पहले मैंने बताया कि आवृतबीजी पादप होते क्या हैं, तो इसकी जैसे यदि परिभाषा पूछी जाती है तो अनेक परिभाषाएं बनती है इसकी, जिसमें जैसे एक परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि वे पादप जिसके अंदर फल होता है, उस फल के अंदर बीज पाए जाते हैं उसको आवृतबीजी कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी बन सकती है कि वे पादप जिनके फल सदैव आवृत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आवृतबीजी बोलते हैं। और तीसरी परिभाषा ये भी बनती है कि वे पादप जिसमें अगुणित व द्विगुणित जो पीढ़ियां होती है वो एकांतर क्रम में चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवृतबीजी पादप। तो इसके अंदर आप मुख्य परिभाषा यही याद रखनी है आपको कि वे पादप जिसमें अगुणित और द्विगुणित दोनों पीढ़ियां एकांतर क्रम में चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवृतबीजी पादप बोलते हैं। अब देखो हम ये पढ़ते हैं कि अगुणित इसको हम क्या बोलते हैं, एन, और द्विगुणित उसको हम क्या बोलते हैं, 2n। ये क्या होती है, एक विज्ञान की भाषा होती है जिसके अंदर अगुणित होते हैं उसको तो n से प्रदर्शित करते हैं, और द्विगुणित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 2n से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होता क्या है कि जैसे द्विगुणित होता है, ये क्या होता है, एक मुख्य पीढ़ी होती है। ये याद रखना है कि अगुणित और द्विगुणित इन दोनों में से मुख्य पीढ़ी होती है वो कौन सी होती है, द्विगुणित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस पीढ़ी के अंदर जड़, तना और पर्ण ये तीनों होते हैं, ये सम्मिलित होते हैं। मतलब द्विगुणित पीढ़ी है उसके अंदर जड़, तना और पत्तियां हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। और अगुणित होती है, ये क्या होती है, यह अल्पकालीन होती है। तो ये क्या हो जाएगी, दीर्घकालीन हो जाएगी। तो अपने को यही याद रखना है कि अगुणित n
ये तो क्या होती है, अल्पकाली होती है। द्विगुणित जो मुख्य बीडी होती है जिसके अंदर जैड, तना, परण इन सबको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और यदि ये अल्पकाली होती है तो ये किस प्रकार की हो जाएगी, दीर्घकाली हो जाएगी। अब देखो हम पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादप, ठीक है। अपने सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है बीजी, मतलब बीज, और इस बीज के द्वारा ही आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी है उसको पहचाना जाता है। तो आवर्त बीजी पादप है, उसके अंदर क्या किया जाता है, जो बीज पाए जाते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, जिसको एक को तो हम क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री, और दूसरा होता है वो क्या होता है, द्विबीज पत्री। मतलब एक ऐसा बीज, एक बीज पत्री, और दूसरा होता है द्विबीज पत्री। तो एक बीज पत्री होते हैं, किसे कहेंगे हम, जिसके अंदर एक बीज पत्र पाया जाता है। द्विबीज पत्री जिसके अंदर द्विबीज पत्र पाए जाते हैं उसको हम द्विबीज पत्री कहते हैं। लेकिन किस प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे बीज होता है, यदि उसको हम तोड़ दें तो यदि वो दो बराबर भागों में बंट जाता है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, द्विबीज पत्री बोलते हैं। और यदि बीज है वो दो बराबर भागों में ना बंट के अनेक भागों में खंडित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री। जैसे चना होता है, यदि चने को तोड़ा जाए बीच में से तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, अर्थात चना किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, द्विबीज पत्री के अंदर कहते हैं सम्मिलित किया जाता है। तो ये अपना टॉपिक था, आवर्त बीजी पादप है, उसको जैसे बीज पाए जाते हैं तो दो, एक बीज पत्री होता है, दूसरा होता है द्विबीज पत्री। अपने आज जैसे पहला अध्याय हमने पढ़ा तो इसके अंदर हमने बेसिक नॉलेज या आवर्त बीजी पादप है वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगला जो अपना अध्याय आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आवर्त बीजी पादप है उसमें जनन, कायिक, लैंगिक या अलैंगिक किस प्रकार से होते हैं। धन्यवाद।